तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज मैं आप लोग के साथ में फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो आपकी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होंगे। बेसिकली मे भी आपको ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं और जो हमारा नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होंगे और जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और पक्का मजबूत करेंगे। और स्पेशली मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं उनके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ और जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इन क्वेश्चंस के साथ में आपको आंसर्स भी मिलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में कीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अधिकतम मान अनंत हो सकता है। अनंत मतलब इन्फिनिटी हो सकता है जब आय शून्य हो तो उपभोग भी शून्य हो जाता है। ये दोनों कथन हमें पढ़ने हैं और हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। हमारे पास में 4 जो ऑप्शन है इसमें से हमें बताना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और साथ साथ सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट आंसर बताती हूँ। तो जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता कभी भी। इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो एमपीसी है वो तो हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन हम कभी भी जो हमारी सेविंग है उसको हम इतना ज़्यादा अनंत मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग हम नहीं कर सकते। जो हमारी इनकम है उतना ही हम सेविंग कर सकते, इनकम से ज़्यादा हम कभी भी सेव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एमपीएस कभी भी क्या नहीं हो सकता, इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जब आय शून्य हो यानी कि जब y इज इक्वल टू 0 तो कंजप्शन भी 0 होगा। हम यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो गलती क्या करते हैं कि जब आय शून्य हो यानी कि जब इनकम 0 है तो उपभोग भी शून्य है। ऐसा नहीं होता। एक पर्सन जो है उसको अपनी मिनिमम नीड्स के लिए यानी कि वो खाना तो कंफर्म खाएगा ही खाएगा, चाहे वो अपना बाहर से कुछ कहीं से बोरोइंग करे यानी कि उधार ले या फिर खुद की पुरानी सेविंग का यूज़ करे। वो आय के शून्य होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग करता है। और वो क्या उपभोग करता है, उसको क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। जो व्यक्ति आय के शून्य होने पर जो वह उपभोग करता है उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जरा देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किससे रिलेटेड है? कथन से रिलेटेड है। आपको पता है हमारे 20 जो है एमसीक्यू आने वाले हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हमारा। और ये क्वेश्चन हमारे कौन से चैप्टर से है? भुगतान संतुलन से। भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात पर भारत के भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर भारत कच्चे तेल को आयात करेगा, दूसरे देशों से आयात करेगा, तो उससे भारत के भुगतान संतुलन पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट ये है, वस्तु का आयात चालू खाते के डेबिट पक्ष पर दर्ज किया जाता है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रभाव होता है। अब बताइए मुझे इन दोनों कथन में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो पहला स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कच्चे तेल के आयात से, कि अगर हम कच्चे तेल का आयात करेंगे तो हमारे भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम अगर हम उसको अगर हम लोग उसका आयात करेंगे तो आयात करने से क्या होगा, हमारा जो भुगतान संतुलन है उस पे जो है हमारा और भार बढ़ेगा, क्योंकि हम बाहर से हमें अपनी जो फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा है वो भी हमें उन्हें पे करनी पड़ेगी। तो अनुकूल प्रभाव तो इस पे नहीं पड़ेगा, बल्कि इस पे अगर लिखा होता प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ये कथन बिल्कुल सही होता। दूसरा है, आपको 2 चीज़ें और समझनी। एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्या, क्रेडिट। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ यहाँ पे क्रेडिट। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये सेम ही आता है, डेबिट और हमारा क्या, क्रेडिट। डेबिट मतलब कि हमारे अकाउंट से कुछ
चीज़ें निकल रही, पैसा हमारे अकाउंट से निकल रहा है, हमें कुछ पे करना है। क्रेडिट मतलब जब हमारे कुछ अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेबिट हम कह सकते हैं दुखी होंगे। क्यों दुखी क्यों होंगे? क्योंकि उससे हमारे अकाउंट से कुछ पैसा चला जाएगा। जैसे हमारी सैलरी आती है, सैलरी जब आती है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट हो गया, कुछ आ गया। लेकिन जैसे ही हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो डेबिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है कि कुछ जा रहा है। तो भारत आयात करेगा तो उससे हमें हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो हमें पे करनी पड़ेगी, यानी कि वो किस में जाएगा? डेबिट पक्ष में, डेफिनेटली, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रभाव, विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा कि कथन 1 असत्य है और कथन 2 हमारा क्या है? सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि निवेश गुणक का मूल्य 4 है, बचत हमारी -60 है, तो संबंधित बचत कार्य नहीं होगा, सॉरी, हम इसमें कहेंगे बचत फलन क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, क्या है इसका? बचत फलन। बचत फलन क्या होगा? एक मिनट, बचत फलन क्या होगा? क्या क्वेश्चन हमारा कि बचत फलन क्या होगा? जस्ट अ मिनट, हमें क्या लिखना है यहाँ पे? बचत फलन। बचत फलन क्या होता है? पहले तो बचत फलन, इसका आंसर भी आ गया है, आंसर को हम बाद में देखेंगे। जरा बचत फलन देखते पहले। बचत फलन कैसे निकालते हैं? -c प्लस 1 - b और y, ये होता है हमारा बचत फलन, ठीक है। तो -c क्या है? -c जैसे आपको पता होगा हमारा कंजप्शन फंक्शन भी होता है, हमारा उपभोग फलन। उपभोग फलन क्या होता है? c प्लस b y, c प्लस बी वाई। c हमारा क्या है? जो हमारा स्वयात बचत होती है, स्वयात उपभोग की, जो आय के शून्य होने पर भी उपभोग किया जाता है। तो आय शून्य होगी तो उपभोग किया हमने, तो यानी कि या तो हमने कहीं से कुछ बोरो किया, उधार लिया, या फिर हमने अपनी पुरानी बचत का इस्तेमाल किया। तो जितना हमने वो उपभोग किया वही हमारा क्या होगा? हमारी -c, जैसे कि हम कहते हैं बचत, स्वयात बचत, इसको हम क्या कहेंगे? स्वयात बचत। या ये हमारी पुरानी बचतों को दिखा रहा है, या हम पुराना हमारी कोई उधारी को शो कर रहा है। 1 - b क्या है? 1 - b है हमारा MPS, ठीक है, MPS है। और b क्या है हमारा? b है हमारा MPC, ठीक है। तो हमारा हमने जो क्वेश्चन था वो क्या निकला है? निवेश गुणक, हमारे पास निवेश गुणक है और बचत। तो बचत तो हमारी एज इट इज -60 आ जाएगी, जो हमारी अबचत को शो करेगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? 1 - b, यानी कि हमें MPC को निकालना है। तो k की वैल्यू हमें दी है, आपको याद होगा निवेश गुणक का जो चैप्टर है 1/(1 - MPC), हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा के हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी MPC कितनी आ गई? 1 - MPC कितनी आ गई? 0.25। और 1 - MPC इज इक्वल टू क्या होता है? MPS। तो MPS जब हम निकालेंगे तो हमारा आ गया 0.25। हमारा आंसर कौन सा होगा? -60 प्लस 0.25y, ठीक है। मैंने इसको पूरा सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। और जहाँ ये कार्य लिखा है यहाँ पे हो जाएगा बचत फलन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के बेंचमार्क ऋण दर में 140 आधार अंक की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व द्वारा की गई इस कार्रवाई के पीछे संभावित कारण और परिणामों की पहचान करें। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि केंद्रीय बैंक ने बेंचमार्क ऋण दर, हमारा जो ऋण दर होता है जिसमें हम कहते हैं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, यानी कि विपरीत रेपो दर, ये जो रेपो दर उसमें हम ये कहेंगे बैंक दर या रेपो दर में 140 आधार की अंक की वृद्धि की है। यानी कि अगर हम कहें तो बैंक दर को और या रेपो दर को इन्होंने बढ़ाया है। तो इससे क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं? ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारी मौद्रिक नीति से है ये। अगर वो वृद्धि करेगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है वो उसका कारण है। इसलिए सरकार ने ऐसी चीजें उठाया, ऐसा कदम उठाया कि भी इसके पीछे क्यों उठाया होगा ऐसा कदम? क्वेश्चन में देखिए ना कि क्या कारण रहे होंगे कि ये जो कार्रवाई उसने करी। तो इसकी कार्रवाई का पीछे रहने का कारण क्या है कि क्या हुआ होगा
कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति रही होगी। आपको पता है जब मुद्रास्फीति होती है यानी कि कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं, और कीमत जब लगातार बढ़ती है तो सरकार जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक है हमारा, केंद्रीय बैंक, वो हमेशा रेपो दर, बैंक दर को हमेशा बढ़ाता है। बैंक दर को बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है उनकी भी जो दर है वो वाणिज्यिक बैंकों को अधिक दर पे जो है वो उधारी मिलती है। उधारी मिलने से जो बैंक है उनको भी, वो भी अपनी जो बाजार की जो ब्याज दर है उनको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आम जनता के लिए भी जो ऋण होता है वो महंगे हो जाते हैं, और इसकी वजह से आम जनता कम ऋण लेती है, और कम ऋण लेने से जो हमारी मुद्रा आपूर्ति है वो कम हो जाती है, और मुद्रा आपूर्ति कम होने से मुद्रास्फीति में गिरावट आ जाती है। तो इस वजह से जो केंद्रीय बैंक है उसने ऐसे कदम उठाए हैं। तो इसके पीछे के कारण ये है, और इससे ये परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में, मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस आंसर को एज इट इज कॉपी मत कीजिएगा, अपनी खुद से लिख के जरूर देखिएगा इस आंसर को, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है बजट से रिलेटेड। ये जो एक पिक्चर आपको दी गई है, पिक्चर में आप देख लीजिए, मैं आपको इसको ट्रांसलेट भी कर दूंगी। वैसे रुपीज कम्स फ्रॉम का है ये। इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, नॉन टैक्स रिसीट, नॉन डेट रिसीट, कस्टम टैक्स। तो ये सब जो है ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्व प्राप्ति में आता है और कौन सा पूंजीगत प्राप्ति में आता है। राजस्व प्राप्ति आपको पता होंगी कौन सी होती है, वे प्राप्तियां होती हैं जो वे प्राप्तियां होती हैं जो जिससे ना तो हमारी संपत्ति पे कोई असर पड़ता है, ना ही हमारी देनदारियों पे कोई फर्क पड़ता है। यानी कि कुछ हमें मिल रहा है लेकिन हमारी संपत्ति में कोई कमी नहीं आ रही, और हमारी देनदारियां भी उससे नहीं बढ़ रही। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, वे प्राप्तियां मतलब कुछ मिल रहा है जिससे हमारी कुछ कमी भी आ सकती है, यानी कि हमारे जो परिसंपत्तियां उनमें कमी भी आ सकती है, और हमारी देनदारियां बढ़ भी सकती है। तो जरा फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स, जिसको हम कह सकते हैं आय कर। मैं आपको एक अच्छा सजेशन देना चाहूंगी, जहां भी वर्ड आ जाए टैक्स तो वो हमेशा क्या होगा, आपकी राजस्व प्राप्तियां। क्योंकि जब भी हम कोई कर प्रदान करते हैं तो उसके बदले में सरकार हमें कुछ ऐसा स्पेशली लिख के नहीं देती है कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हम टैक्स देते हैं वो सबके लिए वो करती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं करती जो व्यक्ति टैक्स कर रहा है। तो राजस्व प्राप्तियों में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जिसको हम कहते हैं सीमा शुल्क, आयकर, गैर कर राजस्व जो हमारी ये आ जाती है। गैर कर राजस्व कौन सी है, ये नॉन टैक्स रिसीट। जीएसटी भी आपका किस में आएगा, जीएसटी एक टाइप का टैक्स है, तो किस में आएगा, आपके राजस्व प्राप्तियों में। क्यों आएगा, मैंने कारण दिया, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां ना तो कोई संपत्ति और ना ही देनदारियों का सृजन करती है। ना तो कोई संपत्ति में कमी आती है, ना ही कोई देनदारियां इससे बढ़ती है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा, उधारी। उधार वर्ड जहां भी आपको दिख जाए समझ लेना वो कौन सी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति। तो उधारी और ऋण की वसूली। ऋण की वसूली से भी क्या है कि भी हमें ऋण वापस मिल रहा है, तो उसको भी हम किस में लेंगे, आपकी पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ वापस मिल रहा है। इससे सरकार की देनदारियां भी क्या हो रही, नहीं देनदारियां हम क्या कम आ जाएंगी, इससे सरकार की देनदारियां जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियां संपत्ति बनाती है और देनदारियों को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ऋण वापस लिया, ऋण की वसूली हुई, यानी कि पहले किसी को ऋण दे रखा था, अब वो वापस मिल गया, तो हमारी कुछ प्राप्ति हो गई, ठीक है, कुछ प्राप्ति। तो इसका किस पे फर्क पड़ा, हमारी जो हमें देनदारियां थी उस पे हमारा जो है वो फर्क पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी जिसमें हम फिर से नए 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने जो ये वीडियो है इसका जो PDF है वो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से, मेरे चैनल के नाम से, इकोनॉमिक्स इन ईजी वे के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें ही इसकी PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।